चले बेटा, हम इसको मज़ीद आगे लेके जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मोशन एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन के, मोशन इन 2 डायमेंशंस के 2 एग्जाम्पल्स हैं। डायमेंशंस के 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने जाएंगे अभी थोड़ी देर में, सही है। और दूसरा है सर्क्यूलर मोशन। ठीक हो गया बेटा। 2 मिसालें हैं हमारे पास, एक हमारी कौन सी है, प्रोजेक्टाइल मोशन की है, और दूसरी हमारे पास सर्क्यूलर मोशन की। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये भी मोशन इन 2 डायमेंशन है। क्या इसकी जो है ना डिटेल्स हैं वो हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन, जब बॉडी कोई गोल घूम रही होती है तो हम इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये हमारा आ गया टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है बेटा, गौर से सुनिएगा इसको। उर्दू में ही मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ इंग्लिश हमें इतनी अच्छी समझ में नहीं आती, तो हम इसको ज़रा उर्दू में ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या सिस्टम है, किस तरीके से डिफाइन होती है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास एक गोला फेंकने वाला एक वेपन हो और आप इस तरीके से यूं हवा में एंगल बनाकर, देखिए ये ज़मीन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और आपने एक एंगल थीटा बनाकर यहाँ से गोला फायर किया। ठीक है। वो गोला ऐसे हवा में एक स्पेशल रास्ता बनाता हुआ ट्रिजेक्ट्री में, हम इसको ट्रिजेक्ट्री बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे, सही है, यहाँ पर आकर गिर जाता है गोला। करेक्ट है। आपने क्या दिया था, आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया थोड़ी देर में, फिर इसको आपने हवा के या फिर आपने ग्रेविटी के रहमो करम पर छोड़ दिया। हवा कहाँ से है, हवा सामने से है। करेक्ट है। और ग्रेविटी यानी उस बॉडी का वेट जो है वो नीचे से इसको खींच रहा है। तो 2 फोर्सेस, एक सामने से फोर्स हो रही है और दूसरी नीचे से फोर्स हो रही है। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने से जो पड़ने वाली हवा है वो इसकी जो फ्रंटवर्ड मोशन यानी आगे जाने की जो मोशन है उसको कम करेगा। वेट जो होगा उसका, वो उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो वो उसकी ऊपर वाली मोशन को रिटार्ड करेगा। यानी ये एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा, एक्स एक्सिस में भी यूं करके इस तरफ मूव करेगा, और वाई एक्सिस में भी यूं करके मूव कर रहा होगा, वाई एक्सिस में भी। ये जो ऊपर वाली इस तरह वर्टिकल एक्सिस होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ये वाली जो एक्सिस है उसको हम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने कंसिडर ये करना है कि ये वाली जो फोर्स है, कौन सी फोर्स है यहाँ पर एयर फ्रिक्शन है सर। अच्छा जनाब, तो करना क्या है इसका, एयर फ्रिक्शन को आपने कंसिडर करना है नेग्लिजिबल। यानी प्रोजेक्टाइल के जो केसेस हैं वो आपको ठीक से वैलिड सिर्फ उसी वक्त होंगे जब आप एयर फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे कि वो नेग्लिजिबल है। वरना जो उसके गिरने की जगह है या उठने की जगह है या उसका जो हवा में वक्त है वो सारा का सारा इफेक्ट होगा। यानी आपकी कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ेगा अगर एयर फ्रिक्शन उस जगह पर हो जहाँ पर आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है। ठीक है। अच्छा, ये अगर एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो, मतलब जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। करेक्ट है। और इग्नोर करेंगे भी हम लोग, 2-4 बातों को हम इग्नोर करेंगे, वो हम जाते हैं इसकी डिटेल में बाद में। आपने इसको हवा में फेंका, वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर गया और फिर नीचे आकर गिर गया। इस ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, या उसको ऑब्जेक्ट को तो प्रोजेक्टाइल कहेंगे, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहेंगे और इसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। तो सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को
जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं इधर थोड़ा सा नीचे करके, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या है इसकी तारीफ प्रोजेक्टाइल की? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को इज गिवन, दी जाए एन इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट है, एंड और इट फॉलोज, और वो फॉलो करे, द पाथ, वो रास्ता, डिटरमाइंड, जो मुख्तस करे उसके लिए, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। आ जाते हैं, इसको और भी डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी दे देते हो, यहाँ पर आपने जो वेलोसिटी दी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, थोड़ा सा एंगल बनाकर, ये ज़मीन पर आप फेंकते तो प्रोजेक्टाइल तो नहीं होता ना वो। यानी अगर आप जीरो पे फेंक देते तो क्या होता, वो इसी ग्राउंड के थ्रू चला जाता, तो फिर तो वो 2 डायमेंशन मोशन होता नहीं, वर्टिकल मोशन होती नहीं उसकी। 90 पे भी नहीं फेंकना है, ना जीरो पे फेंकना है ना 90 पे फेंकना है। भाई जीरो पे फेंकोगे तो वो एक्स एक्सिस में चला जाएगा, वाई एक्सिस में तो मोशन होगा नहीं उसका। अगर वाई एक्सिस में फेंकते हैं यानी 90 का एंगल बनाते हैं, तो क्या वो वर्टिकल चला जाएगा, एक्स एक्सिस में तो उसका मोशन होगा नहीं। यानी आपको जो एंगल थीटा लेना है वो बड़ा होना चाहिए, किससे? 0 डिग्री से, और वो छोटा होना चाहिए, किससे? 90 डिग्री से। ये बात आपको जहन में रखनी है। मैं इसको ज़रा सा एक रंग दे देता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए। इसको ऐसे यहाँ से यूँ करके हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कौन सी वाली बहुत इम्पोर्टेंट बात है? कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो 0 डिग्री पे ना फेंका गया हो, तो फिर प्रोजेक्टाइल की क्या बात हुई, और 90 डिग्री पे भी ना फेंका गया हो, यानी एंगल 90 से छोटा हो, इधर से इस क्वाड इस जगह के अंदर हो, यहाँ से छोटा हो और यहाँ से बड़ा हो, इस एरिया के अंदर अगर आपने फेंका है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आप उसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे हवा के अंदर, अब उसने जाना कहाँ था? उसने जाना यहाँ था, यहाँ इस तरफ आपने इसको वेलोसिटी दिया था, उसको जाना तो इस तरफ था, मगर क्या वो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे उसको उसका वेट ग्रेविटेशन की सूरत में खींच रहा है उस बॉडी का। आपने यहाँ उसको स्पॉट किया, आपने यहाँ उसको स्पॉट किया, आपने यहाँ स्पॉट किया, आपने देखा कि इसकी वर्टिकल मोशन में कमी आ रही थी। पहले तो वो सीधा जा रहा था, लेकिन उसको जब ग्रेविटेशन, यहाँ लिख दूँ मैं? हाँ लिख देता हूँ, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा था। लेट मी जस्ट गो विद दैट। ग्रेविटेशन उसको नीचे की तरफ खींच रहा था, तो ये है अनबैलेंस फोर्स। न्यूटन क्या कहते थे? न्यूटन कहते थे ऑब्जेक्ट ना हिलेंगे न ही रुकेंगे रुका हुआ ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं, और हिलता हुआ ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं जब तक आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हो। तो अगर ये बॉडी वर्टिकल मोशन में कमी लेके आ रही है और एक टाइम ऐसा आ गया, यहाँ पहुँचने के बाद इसका वीएफ क्या हो गया? 0 हो गया ना, इजिकल टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी हवा में ऊपर जाना इसने रुक दिया। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी रुकी है, कहीं ना कहीं कोई अनबैलेंस फोर्स है। कौन सा है? वेट है इसका, W इजिकल टू mg है इसका, जो उसको ऊपर जाने से रोक रहा है। फिर क्या देखते हैं? फिर उसको नीचे भी खींच रहा है उसका वेट। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वर्टिकल मोशन में जो देख रहे हैं हम इसकी, उसमें कमी आ रही है। सर क्यों? ड्यू टू दी अनबैलेंस फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन।
पहले वो ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाने में इसकी स्पीड कम हो रही थी, अब ये नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी यहाँ पर देखो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब अगर यहाँ से ये मोमेंट काउंट करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहाँ पर ये कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगे। सामने से आपने कहा कि एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। आपने कहा फ्रिक्शन नहीं है तो हमने इसको काउंट नहीं किया। अगर होती तो फिर वो भी अनबैलेंस फोर्स होती, उधर भी जो है ना वो वेलोसिटी में चेंज आता। करेक्ट है। यहाँ से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो इधर उसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो उसको रोके, लिहाजा वो अपनी वेलोसिटी को जारी करता हुआ आगे चला गया। बात समझ में आ रही है। यानी उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके ऊपर किसी किस्म का अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा। जो उसका वर्टिकल मोशन है यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोशन है उसमें अनबैलेंस फोर्स है, लिहाजा उसमें कमी आ रही है। तो वर्टिकल मोशन में जो है वो कमी आने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं बेटा तो क्या होता है, उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आता है। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, ब्रेक लगाऊंगा मोटरसाइकिल के ऊपर, 80 की स्पीड थी, ड्रॉप हुई 70 को, ड्रॉप हुई 60 को, ड्रॉप हुई 50 को, क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आया। बढ़ता हुआ कि घटता हुआ? घटता हुआ सर। तो ऐसे तो आ नहीं सकता, आपने यकीनन ब्रेक लगाया होगा, तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से वो रुकी है। मैंने कहा इस तरफ से कोई अनबैलेंस, यहां से नो दिखाई दे रहा ना, बैलेंस फोर्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इस तरफ से किसी भी किस्म का अनबैलेंस फोर्स नहीं है, लिहाजा इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आया। और बेटा एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता तो एक्सेलरेशन होगी नहीं। व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? जीरो एक्सेलरेशन। इन द वर्टिकल मोशन के अंदर आप देखो तो उसमें चेंज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल के अंदर चेंज नहीं आ रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिस वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था वो क्या है, मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर। उसको बेटा हम काउंट करते हैं, हम कहेंगे वी नॉट। व्हाट इज वी नॉट? इट इज द इनिशियल वेलोसिटी of projectile. What is V naught? It is the initial velocity of projectile, V naught. या आप इसको projected velocity भी कह सकते हैं, projected velocity भी कह सकते हैं। आई होप हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। अच्छा ज़रा सुनिएगा, अगर ये उसका प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है इस तरफ, तो एक उसका कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में इस तरफ और एक उसका कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस में। बचपन में हम पढ़ते रहते हैं वेक्टर्स को। हाँ भाई, एक वेक्टर्स है तो उसका आप एक कंपोनेंट बनाते हो हॉरिजॉन्टल, एक बनाते हो उसका वर्टिकल। किसी भी वेक्टर का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल मौजूद होता है। वेक्टर्स इन स्पेस के फिर 3 कंपोनेंट होते हैं, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। तो अगर यहाँ से आपने प्रोजेक्टेड वेलोसिटी वी नॉट दी है तो यहाँ पर उसका एक कंपोनेंट होगा किसका, वी नॉट का, वो होगा हमारा वी नॉट एक्स। सर ये क्या है? यह है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। व्हाट इज वी नॉट वाई? यहाँ पर लिख देते हैं वी नॉट वाई, वो क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। आपने वी नॉट एक्स मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड पे था, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 मीटर्स पर सेकंड पे था। तो चूंकि मैंने कहा है कि इसका वर्टिकल उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज हुआ ही नहीं है, तो वी नॉट एक्स अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो आगे चलकर भी ये 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। सर क्यों चेंज क्यों नहीं आया? मैंने कहा कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, लिहाजा वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, लिहाजा कोई एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टली। ये बात याद रखिएगा। वर्टिकली कहानी कुछ और है। आपने फेंका था इसको, मान लीजिए इसको भी हम 5 रख देते हैं या 4 रख देते हैं, 4 मीटर पर सेकंड, मगर ये ऐसा रहा नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ये 3.5 हो गया, 3.5 हो गया, आगे चलकर ये 3 हो गया, आगे चलकर 2.5 2.5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। सर ड्रॉप क्यों हो रही है वेलोसिटी? अरे भाई अनबैलेंस फोर्स जो है यहाँ पर,
तो सर क्या यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? हाँ बेटा चेंज आ रहा है। तो सर यहाँ पर एक्सेलरेशन होनी चाहिए क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आई होप आई मेकिंग सेंस हियर। तो क्या वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है? हाँ सर वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है, मगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आई होप मेरी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई है। तो अभी हम समझेंगे कि कुछ चीज़ों को हमें देखना होगा अभी। क्या क्या चीज़ों को देखना होगा? हमें ये देखना, ये उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, किसकी? प्रोजेक्टाइल की। ये रहा वी नॉट और उसका कंपोनेंट वी नॉट एक्स, और यहाँ पर वी नॉट वाई। ये किसका कंपोनेंट है? ये इस वी नॉट का, यानी इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज वी नॉट स्टैंडिंग फॉर? दिस इज द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। जहाँ पर भी वी नॉट लिखा होगा वो हम कंसिडर करेंगे कि क्या है? प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। जहाँ पे वी वाई लिखा होगा या वी एक्स लिखा होगा तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ये क्या चीज़ है? ये प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है। थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आ रही होंगी आगे इसकी डिटेल में। कुछ बेटा पैरामीटर्स भी हैं, जैसे वी नॉट है। उसके बाद में कुछ एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे रेंज है। रेंज को जाहिर करते हैं किससे? आर से। अब ये क्या चीज़ है? जहाँ से आपने वेलोसिटी, जहाँ से आपने इसको फेंका था प्रोजेक्टाइल को, वहाँ से लेकर जहाँ पर या कि गिरा उसका जो फासला है उसको हम रेंज कहते हैं। वो फासला जो प्रोजेक्टाइल तय करता है ज़मीन के ऊपर उसे हम रेंज कहते हैं, या आप इसको पहुँच कह लें, पहुँच ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी दी horizontal distance traveled by projectile दी हॉरिजॉन्टल, यानी ज़मीन के ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया प्रोजेक्टाइल ने, आप उसको क्या कह रहे हो? रेंज कह रहे हो, पहुंच कह रहे हो। उर्दू में हम उसको कहेंगे पहुंच, पुज। सिंधी में है, करेक्ट हो गया, रेंज। दूसरा एक होगी, एक नई बात होगी, यहाँ लिख देता हूँ वो मैं, हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये क्या चीज़ है सर? कितनी ऊंचाई पर प्रोजेक्टाइल जा सकता है, इसको हम क्या कहेंगे? हाइट। ये वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होगा, है ना? दी वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल जो उमूदी फासला तय करता है वाई एक्सिस में, उसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस, और हम उसको यहाँ पर हाइट कह लेंगे, इज कॉल्ड हाइट। अच्छा, इस हाइट को कुछ लोग जो है वो एच से भी जाहिर करते हैं, और कुछ लोग इसको वाई से भी जाहिर करते हैं। हमें उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। और इस रेंज को हमने आर से जाहिर किया। सर इसके अलावा कोई और पैरामीटर्स हैं? हाँ बेटा, दो और भी हैं। टाइम। अब टाइम है बेटा दो। एक टाइम वो टाइम है जो जिसमें हवा में रहा प्रोजेक्टाइल, वो कब का है? जब से छूटा और जब से गिरा, इस दौरान जितना भी वक्त उसने हवा में गुजारा उसे हम कहेंगे टोटल टाइम। लेकिन ये वाला जो है वो हमने लिखा है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। यहाँ इसको पूरा भी कर देते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो वक्त जो प्रोजेक्टाइल ने, अच्छा इसको डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं रही क्योंकि ये तो पूरा ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद में ही अपनी डेफिनेशन बना रहा है। वो वक्त, या चलो बना देता हूँ, द टाइम विच ए प्रोजेक्टाइल टेक्स, प्रोजेक्टाइल टेक्स टू reach maximum height, maximum height is called time। और फिर टोटल टाइम क्या होगा सर? टोटल टाइम वो होगा, टोटल
टोटल टाइम वो होगा जिसमें प्रोजेक्टाइल हवा के अंदर रहा है। द टाइम विच ए प्रोजेक्टाइल takes to remain in air, या फिर इसको आप एयर बॉर्न भी लिख दें, टाइम टू रिमेन एयर बॉर्न। तो ये कुछ मिला के हमारे पास प्रोजेक्ट हो गए हैं। एक हो गया रेंज हो गया, एक हो गया हमारे पास हाइट हो गई, एक हो गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, एक हो गया टोटल टाइम। एक कभी कभी इसी के साथ इस्तेमाल हो जाता है, किसके साथ? रेंज के साथ। यहाँ लिख देता हूँ रेंज के साथ। रेंज के साथ एक और चीज़ भी इस्तेमाल हो जाती है, मैक्सिमम रेंज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फासला। ये एक तीसरा चौथा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा। मैक्सिमम रेंज की डेफिनेशन यहीं पे लिख देते हैं। ये यही समझ में आ जानी चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वहाँ पे हम मैक्सिमम लगा देंगे। एक और चीज़ भी है जिसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री क्या है बेटा? ट्रेजेक्ट्री जो है वो रास्ता है जिस पर वो गुजरता है। ये ना पैराबोलिक रास्ता, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। द पाथ, वो रास्ता, traveled by a projectile। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। तो कुछ हमें पैरामीटर्स समझ में आ गए। एक हमें नजर आ गया रेंज वाला पैरामीटर, एक हमें आ गया हाइट वाला, दूसरे आ गया हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसको पूरा बना देता हूं मैं। ठीक है, एक हमारा टोटल टाइम हो जाएगा जिसमें हवा में रहा, एक हमारी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हमें कुछ बातें आइडिया हमें हो। अच्छा, मैंने इसमें कहा था कि आपको कुछ शर्तें जहन में रखनी है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को इस लेवल पे पढ़ने के लिए आपने कुछ शर्तें जहन में रखनी है। एक तो आपने ये रखी, कौन सी वाली? कि आपकी एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। एयर फ्रिक्शन होगी तो फिर आपकी वैल्यूज़ रेंज की, हाइट की, टाइम की, टोटल टाइम की, ट्रेजेक्ट्री की, उसमें चेंज आएगा भैया। दूसरी ये कि जी की इतनी हाइट पर फेंका गया हो कि जी की वैल्यू चेंज ना हो। आप जब चैप्टर नंबर 6 में आएंगे ना बेटा, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे आप हवा में ऊपर जाते रहते हैं, आपका जी का जो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसमें चेंज आता है। ऐसा आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि 9.8 की वैल्यू 9.7 हो जाए, 9.7 से फिर 9. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वैल्यू कम होगा। तो ये दूसरी शर्त है कि आपने प्रोजेक्टाइल को जिस डिस्टेंस पे फेंका है वो 9.8 से कम ही ना हुई हो उसकी, यानी देर इज द वैल्यू ऑफ जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। आपने इतना ऊपर फेंका हो कि जी वो 9.8 से 9.7 ना हो गया हो। तीसरी बात बेटा, जमीन जो है ना वो घूमती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने कोई बड़े हाइट पर कुछ चीज़ फेंक दी है तो ज़मीन की जो रोटेशन है उससे ऐसा मुमकिन है वो कहीं और जाके गिरे। तो ये 3 शर्तें आपने जहन में रखनी है। शर्त नंबर 1, एयर फ्रिक्शन उस जगह पे 0 हो। आपने इतनी ऊंचाई पे ना फेंक दिया हो कि जी की वैल्यू में वेरिएशन आ जाए। और अर्थ के घूमने से, यानी ज़मीन के घूमने से प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट और टाइम के ऊपर कोई असर नहीं, यानी आपने इतना ऊंचा ना फेंका हो। तो अब हमें क्या करना है? ये तीनों शर्तें पढ़ने के बाद ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनको हमने देखना है। बेटा इन जो ये जो अपना वो हैं पैरामीटर्स हैं किसके? प्रोजेक्टाइल मोशन के। इन सब की एक इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है ताकि हम वो इक्वेशंस जमा कर सकें कि जिनसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ सकें। या हमें अगर कोई कह दे कि मैंने इस एंगल पर फेंका, लॉन्च एंगल भी एक पैरामीटर है, मगर वो हमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लॉन्च एंगल। उसका कोई जो है वो क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, तो हम उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लॉन्च एंगल, जिस एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है, द एंगल विद विच
ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। वो एंगल जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है उसे हम बोलते हैं लॉन्च एंगल। बेटा अब करना क्या है हमें? सर अब हमें क्या करना है? आपने ये जो 5 एक जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, ये नहीं, रेंज, हाइट, टाइम, टोटल टाइम और ट्रेजेक्ट्री, इन पांचों की हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है। कि उनकी इक्वेशन क्या होगी जिससे हम रेंज मालूम कर सकें, क्या इक्वेशन होगी कि जिससे हम प्रोजेक्टाइल की हाइट मालूम कर सकें, क्या इक्वेशन होगी कि टाइम मालूम कर सकें और टोटल टाइम मालूम कर सकें, या उसकी ट्रेजेक्ट्री। आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं।